थी कि हिजाब को लेकर ये जिद क्यों है। सुनवाई तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन सवाल है कि ये जिद क्यों है, कहां से इसे हवा मिल रही है। चर्चा कर रहे हैं इसी पर हमारे साथ हमारे दो संवाददाता विकास सारथी दिल्ली से, आयशा खानम बेंगलुरु से, ये दोनों संवाददाता तो जुड़ ही रहे हैं। साथ में अंबर जैदी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके साथ ही अतिकुर रहमान साहब हैं जो रिसर्चर स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज के। बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम आप सभी का। अतिकुर रहमान साहब, अंबर जैदी, आयशा और विकास सारथी। विकास, पहले आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम सवाल पूछे हैं विकास कि धार्मिक अधिकार हैं, निश्चित तौर पर हैं, लेकिन क्या इसका विस्तार यहां तक है कि वो स्कूल के जो शिक्षण संस्थान हैं वहां के ड्रेस कोड के भी ऊपर चला जाए वो अधिकार? क्या कुछ खास कहा है सुप्रीम कोर्ट ने विकास? जी लालचंद, बिल्कुल। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कल जो सुनवाई हुई थी, पहली बार जो सुनवाई हुई है इन अपीलों पर, उनमें कोर्ट ने कुछ खास टिप्पणियां की और ये पूछा कि आखिर यूनिफॉर्म से सर्वोपरि इन सारी चीजों को क्यों माना जा रहा है। हालांकि जो मूल सवाल याचिका में लाया गया है कि हिजाब एक रिलीजियस जो ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिस है, उसके तहत पहना जाता है, लेकिन कोर्ट ने उसमें जाने से पहले, इस विवाद में जाने से पहले, इस बहस में जाने से पहले सबसे पहले ये पूछा कि अगर हम ये मान भी लें कि ये जो बहस आप आगे करेंगे कि ये एक एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, उसमें भी जाने से पहले ये पूछा जाए कि आखिर यूनिफॉर्म से ऊपर कोई भी इस तरह का ड्रेस कोड, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो एक खास कल्चर से जुड़ा हो, वो क्यों उस पर हावी हो। इस पर कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे कि अगर आप ये कहेंगे कि सबको अपना कपड़े चुनने की आजादी है, तो क्या अलग अलग तरीके के कपड़े पहनकर स्टूडेंट्स आ सकते हैं? तो फिर यूनिफॉर्मिटी की क्या बात रहेगी? यूनिफॉर्म इसलिए लाई जाती है स्कूलों में ताकि समानता रहे सभी विद्यार्थियों के बीच में, और इसको अगर चुनौती दी जा रही है तो उसका कोई ठोस आधार होना चाहिए। जहां तक अब याचिकाकर्ता की बात करें तो उन्होंने इन सवालों का जवाब फिलहाल छोड़ दिया और उन्होंने ये बात उठाई कि कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी पहले घट चुका है, उसकी वजह से शिक्षा का जो अधिकार है उससे इन लड़कियों को वंचित किया जा रहा है जो इस तरह के हिजाब पहनकर स्कूल जाती थी। तो कोर्ट के सामने ये सवाल याचिकाकर्ताओं ने रखा, लेकिन कोर्ट का जो बड़ा मोटा सवाल था वो ये था कि यूनिफॉर्म से ऊपर कोई भी चीज आखिर क्यों होनी चाहिए। इसकी अगर इजाजत दे दी जाएगी तो कल के दिन और भी लोग आएंगे और वो ये कहेंगे कि वो अपनी मनमर्जी की पोशाक पहनकर स्कूल में आना चाहते हैं। ऐसे में ये हालात कहां जाकर रुकेंगे? बिल्कुल, सेक्युलर देश का हवाला भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आयशा, जिस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने आयशा फैसला तो दिया, लेकिन उसके खिलाफ 27 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सवाल पूछे हैं, तो ये जो 27 याचिका दाखिल करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे संगठन कर्नाटक से भी होंगे। उनका क्या रुख रहने वाला है, वो उनकी आगे क्या रणनीति है, सुप्रीम कोर्ट में वो आगे क्या जवाब देने वाले हैं, इसके बारे में किसी से कोई बातचीत? आशा, हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई की थी और तमाम चीजें, तमाम पहलुओं को सामने रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप्स हैं, जो पेटिशनर्स हैं, ये एक जिद पर अड़े हुए हैं कि इस मामले को और चुनौती दी जाए, क्योंकि साफ हो गया था ये मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में कि हिजाब पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पूरी तरह से पाबंदी नहीं है। यानी अगर छात्राएं चाहती हैं वो हिजाब पहनकर आए तो स्कूल पहनकर आ सकती हैं और वो क्लासरूम में एंटर होने से पहले इस हिजाब को निकालकर अपने बैग में रख लिया, फिर जो चेंजिंग रूम है वहां पर रख लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहां पर दोबारा सुनवाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्रुप्स हैं, जो संगठन है, वो इस पूरे मामले पर फिर वही बातें दोहराएंगे जो उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में दोहराई थी, और उनका ये मानना है कि ये उनका धार्मिक अधिकार है और इस अधिकार के तहत इन लड़कियों के जो राइट टू वेयर ड्रेस फ्रीडम है, इसे छीन लिया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने तमाम पहलुओं को सामने रखा और कहा कि जो कानून है, जो नियम है, वो रिलीजन के ऊपर नहीं हो सकते। रिलीजन दे आर नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये तमाम चीजें हाईकोर्ट में खुलकर बहस की गई हैं और काफी संवेदनशील मामला था लालचंद। ये जो सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट में जो 3 सदस्य की जो बेंच बनी थी कर्नाटका के चीफ जस्टिस जो है, इसके
सदस्य थे, तो बहुत ही संवेदनशील मामला था, इसीलिए लंबी सुनवाई हुई, हर एक पहलू को सामने रखा गया। और जैसे कि पिछली बार भी हमने ये बात बताई थी कि कोर्ट में ये साबित हो गया कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम। इस बात को कोर्ट ने साफ तरीके से समझाया था। अब इसी बात को चुनौती दे रहे हैं ये तमाम संगठन और दोबारा ये अपनी बात रखेंगे कि हिजाब पहनना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जिद पर अड़े हुए हैं, और जबकि मामला कुछ हद तक ठंडा हो चुका है कर्नाटक में और छात्राएं स्कूल जाने लगी हैं। लेकिन शायद इन्हें ये लगता होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो बात नहीं मानी वो शायद सुप्रीम कोर्ट मान ले, शायद इसी उम्मीद में ये याचिका है। लौटता हूं आपके पास। मैं अंबर जैदी के पास आऊं, उससे पहले मैं अतीकुर रहमान साहब के पास चल रहा हूं। अतीकुर रहमान साहब, ये क्या एकाएक आखिर कौन है इसके पीछे? क्योंकि अगर देखिए, एजुकेशन एक्ट है, ड्रेस कोड है, सब कुछ सही चल रहा था, एकाएक इस तरह की चीजें हमें आगे की तरफ देखनी है या पीछे की तरफ जाना है? धार्मिक अधिकार अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या शिक्षण संस्थानों में इस तरह की जिद, ऐसे में आप जैसे जो स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनका क्या रोल बनता है अतीकुर रहमान साहब? और क्या लगता है इसके पीछे कौन ताकतें हैं? लालचंद जी, जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है जिद, जी, मैं थोड़ी सी आपत्ति इसके ऊपर लूंगा, क्योंकि ये जिद नहीं है, ये चॉइस है लड़कियों की। अगर जिद होती और अगर ये इल्जाम साबित होता कि कम्युनिटी इनको फोर्स कर रही है या कोई पहाड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनको फोर्स कर रहा है, तो उस इंस्टीट्यूट की 90 की 90 शायद 93 लड़कियां वहां पर पढ़ती है, सब के सब जिद पे अड़ी रहती। हाँ, तो हम जिद कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इन लड़कियों के साथ खड़ा है, ये साफ नजर आता है।